इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। 2017-18 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बजट स्पीच में कहा गया था कि भारत की राजनीति में ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ये एक बहुत ही अहम कदम है। लेकिन अभी जो फैसला आया है वो तो इस बात के आधार पर ही सवाल कर रहा है, क्योंकि जो जिन्होंने लिटिगेशन फाइल करी, ADR, कॉमन कॉज, CPIM, उनका कहना था कि एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी के अपोजिट ही कर रहा है ये, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चन कर रहा है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो यही नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। चलिए बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहले वर्ड है इलेक्टोरल। इलेक्टोरल का मतलब होता है फॉर इलेक्शन, यानी कि चुनाव के लिए बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को भूल जाइए, पहले बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक पेपर है, राइट। इस पेपर के आधार पर दो लोगों में, दो कंपनी में एक ट्रांसफर हो रहा है पैसा। हम कह सकते हैं कि ये भाई बॉन्ड है। वैसे अगर आप बॉन्ड की डेफिनेशन सर्च करेंगे, RBI की वेबसाइट पर जाएंगे तो बेसिक सी डेफिनेशन मिलेगी कि बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक्चुअली आप उधार लेते हैं, और जो आपको उधार देता है वो तो एक तरीके से निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर इसका ये मतलब नहीं है क्या? बेसिकली एक पेपर है, राइट। बॉन्ड का मतलब एक पेपर, उसमें कुछ कंडीशन लिखी है, उस कंडीशन के आधार पर आप जो है दूसरे को पैसा दे रहे हो, इतनी सी बात है, राइट। फिर आप सोचोगे कि सर अगर एक पेपर है जिसके थ्रू पैसे दे रहे हैं तो सर डायरेक्टली चेक के थ्रू दे देते, सर DD बनवा कर दे देते, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की क्यों जरूरत पड़ गई? फिर कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है ना। लेकिन देखिए, चेक और DD के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग लोग कर नहीं रहे थे, ज्यादा कैश के थ्रू ही कर रहे थे। अगर चेक डायरेक्टली अकाउंट में डालोगे, अकाउंट ट्रांसफर करोगे, तो इन सब के थ्रू तो डायरेक्टली पता लग जाए ना कि पार्टी के अकाउंट में इस अकाउंट से पैसा आया है, राइट। तो लोग चाहते हैं फंड करना भी और फायदा भी लेना चाहते हैं उसके अगेंस्ट। कुछ लोगों के मन में तो ये सवाल होगा कि सर व्हाई पीपल गिव मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज? हम तो नहीं देते सर, है ना। लेकिन देखिए, कायदा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी अपनी कमाई का कोई सोर्स तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई बिजनेस चल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम तो करना है ना, जनता को जगाना भी है, मुद्दों को बनाना भी है, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठानी है। और अगर आप सरकार में हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, तो भी जनता से आपको लगातार कनेक्ट रहना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है। तो कहां से आता है पैसा? लोगों से ही आता है पैसा, राइट। तो लोग डोनेट करते हैं। दो कारणों से डोनेट कर सकते हैं, दो ही रीजन है जी। या तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उस पार्टी की, या पॉलिटिकल जो विजन है उस पार्टी का, आप उससे इतने मतलब कि आश्वस्त हैं कि आपको लगता है कि यार मुझे इस पार्टी को पैसा देना चाहिए, देश का भला होगा। तो इस तरीके से भी लोग पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि भाई मैं इसलिए दे रहा हूं पैसा क्योंकि मुझे कुछ अपना काम कराना है, कुछ टेंडर में चेंज कराना है, पॉलिसी को बदलवाना है, कुछ विशेष फायदे सरकार से लेने हैं, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता हूं। तो ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा रिसीव होता है। अगर मैं बॉन्ड अलग से एक वर्ड की बात करूं तो बॉन्ड एक्चुअली या तो कंपनीज इशू कर सकती हैं, जैसे मैंने कहा ना कि भाई उधार लेने के लिए अलग से, अगर मैं इकोनॉमी में बॉन्ड की बात करूं, या फिर आपकी गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे RBI की वेबसाइट पे भी है, राइट। और कॉर्पोरेट में भी कौन से बिग कॉर्पोरेट्स जो अप्रूव्ड हैं फॉर इशूइंग बॉन्ड्स, दिस इंस्ट्रूमेंट। आप कहोगे सर ये बॉन्ड शब्द अब भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 10 लाख रुपए दिए, मान लीजिए कोई आप बड़ी कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, 10 लाख रुपए सरकार को दिए मान लो, और सरकार ने आपको पेपर दिया कि देखो ये 10 लाख रुपए इतने टाइम बाद इतने इंटरेस्ट पर आप हमसे वापस ले लेना। तो जो पेपर आपको सरकार देती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट। तो सरकार को पैसा मिल गया, सरकार कहीं खर्च करेगी, राइट। आपको वो पेपर मिल गया, पेपर वापस लाना, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो पेपर है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अब यही पेपर अगर चुनाव से संबंधित है तो उसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। मजे की बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें एक जो आर्ग्यूमेंट था वो तो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल वाला शायद काम ही नहीं कर रहा। जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के लिए पैसा लेती हैं तो वो चुनाव में ही खर्च करती हों, ऐसा कुछ नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाम नहीं है कि वो केवल चुनाव में ही पैसा खर्च करें, वो कितनी अन्य चीजों में भी पैसा खर्च कर सकती हैं, राइट, ये भी बात है। अब देखिए, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ना, पहली बात तो जो नोटिफाइड एसबीआई की ब्रांचेस होती हैं वहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते थे। मैं थे की बात कर रहा हूं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया अब नहीं होगा ये, राइट। मंथ होते थे जनवरी के बाद फरवरी मार्च नहीं होता था, विंडो नहीं ओपन होती थी कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकें। आप भी खरीद सकते हैं, कोई इंडिया की जो कंपनी है वो भी खरीद सकती थी, राइट, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। फिर जनवरी के बाद फरवरी मार्च ऑफ, अप्रैल में ले सकते थे, फिर मई जून ऑफ, जुलाई में ले सकते थे, फिर सितंबर अक्टूबर ऑफ, मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर ऑफ, फिर अक्टूबर में ले सकते हैं, फिर नवंबर दिसंबर ऑफ, फिर जनवरी में। तो इसकी ना डेट से इशू होती थी, नोटिफाइड एसबीआई ब्रांचेस से ही लिए जा सकते थे, ठीक। डिनोमिनेशन क्या होता था, 1000 के मल्टीपल में वैसे 5 ही तरह के आपके इलेक्टोरल बॉन्ड होते थे, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। सबसे ज्यादा क्या लगता है कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड बिके होंगे? सबसे सस्ते वाले, ऐसा लग रहा है? ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा जो सेल हुए इलेक्टोरल बॉन्ड वो देखिए 1 करोड़ वाले, टोटल प्रिंटेड, टोटल सोल्ड, देख रहे हैं, सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं 1 करोड़ वाले, राइट। खैर, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी। 2 जनवरी 2018 को ये जारी हुई थी और ये प्रोसेस था। प्रोसेस क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये है एक्चुअली ऑफिशियल पेपर इलेक्टोरल बॉन्ड का। यहां पर मान लो आप एसबीआई ब्रांच में गए, ठीक, आपने अपने अकाउंट से 1 करोड़ रुपए, छोटी बात ही नहीं कर रहे, मान लो 1 करोड़ रुपए आपने एसबीआई का फॉर्म फिल किया और आपने कहा आई एम अकाउंट होल्डर, आई हैव दिस मनी 1 करोड़ और इसका मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है। तो ऐसे में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। क्या इस पेपर पे कहीं पर आपका नाम लिखा रहेगा? नहीं लिखा रहेगा। खास बात तो यही है, इसी वजह से इसको कहा जाता है बियरर बॉन्ड। जिसके पास ये पेपर है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो आपके पास ये पेपर है, राइट। मान लीजिए आप आए और लेकर फिर आपने कहा कि चलो मैं कल को जो है बीजेपी को देकर आऊंगा, बीजेपी के ऑफिस में देकर आऊंगा ये पेपर, ठीक है, कि आप डोनेट कर रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपीज। मान लीजिए आपके उठने से पहले आपकी वाइफ जो है उन्हें भी ऑफिस जाना था, उन्होंने लिया वो पेपर और वो मान लीजिए आम आदमी पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या किसी भी पार्टी के ऑफिस में जाकर वो दे आई, ठीक है, उन्होंने वहां पे सबमिट कर दिया। तो अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है विद इन दिस टाइम, क्योंकि 15 डेज की विंडो होती है, 15 दिन के अंदर वो अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट में जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी होता है उसमें वो उस पेपर को जमा कर देंगे, तो एनकैश हो जाएगा वो 1 करोड़ रुपए। तो आप तो देना चाह रहे थे बीजेपी को, वहां चला गया आम आदमी पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आप कहोगे धोखा है मेरे साथ। धोखा है तो भाई ध्यान रखते ना पेपर का, मतलब बियरर बॉन्ड है, यहां पर कोई आपके अलग से दस्तखत, साइन या फिर आपका नाम ये सब नहीं होता, राइट। तो स्टेज क्या है, नोटिफाई जो हुए हैं बैंक, उन पर आपको जाना है और या तो चेक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आपको जो बियरर बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है। 15 दिन के अंदर अपनी पार्टी जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उस पार्टी को, मतलब जिस भी पार्टी के ऑफिस में जाकर आप सबमिट कराना चाहते हैं आप सबमिट करा सकते हैं, फिर वो एनकैश कर लेगी। अब आपके अंदर एक सवाल उठेगा कि यार अगर मान लो ऐसा ही चल रहा था तो यार आप एक पॉलिटिकल पार्टी खोल लेते। आप कहोगे क्यों खोल लेते? एक्चुअली जब ये गवर्नमेंट ने स्कीम नोटिफाई करी, 2 खास बात थी। नंबर 1, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप डोनेशन दे रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स की धारा, इनकम टैक्स सेक्शन 80 GGB के तहत आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा, मतलब तो आपका टैक्स भी सेव होगा, सेक्शन 80 GGB। और जिसने लिया यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जितना भी पैसा लेगी वो भी सब एग्जेम्प्ट होगा, राइट। अगर भाई 15 डेज के अंदर आपने वो जमा नहीं किया, पार्टी ने एनकैश नहीं किया, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा, ऐसा रूल कह रहा था। अब आप सोचोगे कि यार अच्छा ये तो बड़ा सही तरीका है, मैं अपनी कुछ जान पहचान वाली कंपनी से पैसा रूट कर लूंगा, इस तरीके से कर लेता, पार्टी ओपन करके पॉलिटिकल पार्टी। मजाक नहीं है, उन्होंने पहले से सोच रखा था इसके बारे में। मतलब केवल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें सेक्शन 29A होता है, उसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं और जिनका 1% वोट कम से कम मिला हो आपको पिछले लोकसभा के इलेक्शन में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टी केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा ले सकती है। तो पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड का, फिर इसके बाद अब जानना आप इशू क्या है।
चलिए अब मैं शुरू करता हूँ गवर्नमेंट के, यू कैन से गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव था, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही थी यार बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, 2018 में स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनकी ऑफिशियल स्पीच के जो पॉइंट हैं वो कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है ना देश में, वो कैश में हो रही है, एनोनिमस है जी, पता ही नहीं लगता कि कौन कैश दे रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही है। लेकिन हम सबको पता है एनोनिमस नहीं, वो स्यूडो एनोनिमस है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता ही होता है कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से अरेंजमेंट होना है, राइट? लेकिन हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो एनोनिमस रह जाता है। दूसरा, अनक्लीन है जी, ये पैसा पता नहीं ड्रग्स का पैसा है, क्राइम का पैसा है, कौन कौन लोग अपने गोरख धंधों को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं जिससे कि नेताजी की, मंत्री जी का हाथ रहे उन पे। तो आप कहेंगे तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अनआइडेंटिफाइबल है सोर्स, पता ही नहीं लग पाता ना, क्योंकि बैंक अकाउंट से अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, या फिर आपने एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करके लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो एग्जैक्ट उस पैसे की जो चेन है ऑनलाइन तो है ना, एसबीआई के पास तो है ना चेन, क्योंकि ऑनलाइन ही आपने वो ट्रांसफर किया है, चेक के थ्रू किया है। लेकिन यहां तो कुछ पता ही नहीं कि उसका पैसे का सोर्स क्या था, है कि नहीं? तो आप कहोगे सर मैं तो ज़्यादा होशियार हूं, सर मैं तो ऐसा करता कि 1 करोड़ कैश लेके एसबीआई के अकाउंट में डालता, फिर एसबीआई के अकाउंट से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले आता। भाई ज़्यादा समझदारी कर दी आपने। लेकिन फिर जो इनकम टैक्स है वो भी तो आपको लेटर भेजती, क्योंकि वो कहते बेटा ये तो बताओ ये 1 करोड़ रुपए कैश लाए कहाँ से हो, राइट? एक अलग से एसएससी ऑफिसर लगाया जाता आपके केस पे, पूछते आपसे। तो इसी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी इस चेन में, ऐसा हमारी गवर्नमेंट का उस समय कहना था। नॉन ट्रांसपेरेंट है जी, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ से पैसा आ रहा है, कैश ही कैश आ रहा है। तभी आप देखते हो चुनाव से पहले इतने 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, राइट? कैश ही कैश। दूसरा उन्होंने तरीका बताया जी ऑनलाइन चेक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये तो आइडियल है जी, राइट? लेकिन कितने सारे जो डोनर्स हैं वो इस तरीके पर जाते नहीं हैं। इट इज नॉट पॉपुलर। व्हाई? द रीजन इज डोनर आइडेंटिटी। डोनर की आइडेंटिटी रिलीज हो जाती है और कोई अपनी आइडेंटिटी रिलीज नहीं कराना चाहता, राइट? कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाए उस पार्टी के और उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए दूसरी पार्टी को जिसकी सरकार बन गई, तो कहीं उससे बदला लिया जाए, ऐसा कुछ हो। तो इस वजह से लोग इससे बचते हैं तरीके से। तो ऐसे में ये खतरनाक तरीका है, ये आइडियल है, लेकिन ये कर नहीं रहे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि ये तरीका फिर बीच का रास्ता है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में, एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जी, इसके थ्रू आपका नाम भी मेंशन नहीं होगा। तो यानी कि आप कंप्लीटली एनोनिमस रहेंगे, क्योंकि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड सबमिट हुआ है तो केवल आपका पैसा गया है, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, राइट? वैसे आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज को टाइमली अपना जो अकाउंट का ऑडिट है वो सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन को, राइट? तो उसमें आपका कोई नाम नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? ऐसा कहा गया। लेकिन अब जो इस केस में पिटिशनर है, उन्होंने कहा मतलब आप क्या कह रहे हो कि कोई नाम मेंशन नहीं है? जी हाँ, नाम तो मेंशन नहीं है। तो आप कह रहे हो एनोनिमस है? जी हाँ, एनोनिमस है। तो पिटिशनर कह रहे हैं थोड़ी मजाक वाली बात नहीं कर दी आपने, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन गवर्नमेंट का, तो यूनियन गवर्नमेंट की छत्र छाया से बाहर है कि एसबीआई? तो एक तरीके से ये एनोनिमिटी तो ऐसी लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही एनोनिमस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं पता लगेगा पार्टी के रिकॉर्ड से, क्योंकि पार्टी के रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ कि कौन है भाई जिसने इतना पैसा दिया है। बाकी जो है सरकार को जो पता करना है वो तो एसबीआई के पास से हो जाएगा। तो बेसिकली रिकॉर्ड अगर किसी के पास है इस स्कीम के हिसाब से लॉजिकली तो एसबीआई के पास है, तो कह रहे हैं एनोनिमस है और किसी के पास नहीं गया जी। लेकिन भाई यूनियन गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी उसको तो पता ही लग जाएगा। एसबीआई के जीएम, टॉप पोजीशंस, उनमें अपॉइंटमेंट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट? ज़्यादा बोला नहीं जाता, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि नहीं? अब ज़रा कुछ डेटा देखिए। 2019 में लोकसभा इलेक्शन से, तारीख देखिए ज़रा, 11 अप्रैल से 19 मई, राइट, 2019, और 23 मई को रिजल्ट आए थे, ठीक? तो 11 अप्रैल से 19 मई में 7 चरण में, 7 फेजेस में हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए। और आपको पता है इससे 1 साल पहले, मतलब 2 जनवरी 2018 को ये स्कीम आई थी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो अब जो रिकॉर्ड कह रहा है, जो डेटा कह रहा है कि भाई साहब चुनाव से जस्ट पहले ही सबसे ज्यादा खरीद हुई, 73%।
और जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो तो ये अप्रैल वाले टाइम पर ही बिके थे। और फिर बाद में जो डेटा रिलीज हुआ तो पता लगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड से फायदा हुआ। तो कहा ये तो गलत है जी। तो इसमें सरकार का कहना है कि यार लोग अपनी श्रद्धा से फंडिंग देना चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? उनकी आस्था है पॉलिटिकल पार्टी में, रूलिंग पार्टी में, उनको लगता है कि यार यही देश का भविष्य बनाएगी, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो अब जरा देखते हैं और क्या दिक्कत है और क्या सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसके सभी लीगल पक्षों को समझेंगे बहुत ही आराम से। सबसे पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को आज जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो इसके साथ एक और चीज कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2019 को एक इंटरिम ऑर्डर आया था हमारा इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। तब से लेकर आज तक जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड सेल हुए हैं, तो ये एसबीआई से ना सारा डेटा आपके पास आने वाला है। तो एसबीआई लाइक कि हाँ सारे डेटा आने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइक कि बेटा तुम्हारे पर तो लगेगा ये ऑर्डर, तुम ही हो ना, तुम्हारे अलावा और कोई थोड़ा ना बेच सकता था इलेक्ट्रल बॉन्ड। नहीं जी, हम ही बेच सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट इज लाइक कि आपको ही ऑल द डेटा अंटिल नाउ, किसने खरीदा, कितना खरीदा, वो जरा इनको दे दो। ठीक, तो अब वो डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी 2019 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही थी कि देखो हमें लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, क्योंकि हमें ही नहीं पता लग रहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना पैसा कितनी तरफ जा रहा है। जैसे मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूँ, तो जो रिपोर्ट कहती है बाय एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कि जो पहला वाला साल था यानी कि 2019 वाला, मतलब 18 से 19 वाला फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें पता लगा करीब 53% ऐसा फंडिंग थी, अगर हम टोटल मेजर पार्टीज की बात करें, जो अनडिस्क्लोज थी, पता ही नहीं कि वो कौन से सोर्सेज से आई है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर 70% अप हो गई। तो यानी कि जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेटा भी दे रहे हो कि हमारे पास सोर्सेज देखिए यहाँ से पैसा आया है, तो भाई साहब तुम पहले 50% के लगभग कह रहे थे, अब कह रहे हो 73% पता ही नहीं कहां से आ रहा है। कृपा हो रही है मालिक की, वो कृपा इलेक्ट्रल बॉन्ड की हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि देखो डिडक्शंस दे रहे हैं आपको, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जाम्पशन दे रहे हैं। इन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया। 3 पार्टीज थी इस केस में जिनके एफर्ट से आज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है, कॉमन कॉज, सीपीआईएम और एडीआर। अब जरा मजा आ जाएगा आपको सुन के। एक्चुअली जब फाइनेंस एक्ट 2018 आया तो इसने पता क्या करा, इसने एफसीआरए में अमेंडमेंट कराया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट कराया। कंपनी एक्ट का जरा अमेंडमेंट देखिए। तो जब तक ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम नहीं आई थी तो उससे पहले क्या था कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है तो अपने पिछले 3 सालों में जो उसकी एवरेज प्रॉफिट रही है ना, उसका 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। आप कहोगे मतलब मान लो मेरी कंपनी है और वो 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कर रही है ऑन एन एवरेज, 100 करोड़ इस साल, 100 करोड़ पिछले साल, उससे पहले भी 100 करोड़। तो कानून कह रहा था कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना चाह रहे हो तो आप अपने नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा दे नहीं सकते। तो यानी कि 100 का 7.5% कितना हो गया, 7.5 करोड़। भाई अच्छी बात है, नहीं तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे अच्छा पैसा तो तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो देखो कुछ पॉलिसीज में गड़बड़ी भी हो सकती है, जांच वांच हो सकती है। तो ऐसा ना हो 7.5%, राइट। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, देखो जितनी ये पब्लिक कंपनीज हैं तो इसमें केवल ओनर का थोड़ा ना पैसा लगा हुआ है, शेयर धारकों का भी पैसा लगा हुआ है। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो भी तो एक तरीके से छोटे ही ओनर तो है ना, शेयर होल्डर हैं। और अगर कंपनी का बड़ा पैसा कंपनी से पॉलिटिकल पार्टीज ऐंठ लें तो मुझे बताओ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो ये कंपनी अपने काम पर ज्यादा निवेश कर पाएगी क्या, एक्सपेंड कर पाएगी क्या? अगर प्रॉफिट कम होगा तो अपने इन्वेस्टर्स को उतना डिविडेंड दे पाएगी क्या जिस आशा से उन्होंने पैसा लगाया हुआ था इस कंपनी में? नहीं ना। तो आप कहेंगे यार बड़ा अच्छा रूल था ये तो, मतलब इससे देखो इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, ज्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं फैलेगा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कंपनी और सरकार मिल बैठ के काम कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है हम सब आम लोगों को, राइट। ऐसा ना हो। सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस लिमिट को हटा दिया। कहा कि ये अब जो प्यार है ना कंपनीज का पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, वो डोनेशन जो देना चाहते हैं, अब इस पे 7.5% की जो लिमिट है इसको हटा दिया जा रहा है। तो ये लिमिट हटा दी गई।
एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में वन ऑफ द लिटिगेंट फ्रॉम सीपीआईएम एक्चुअली रेज दिस पॉइंट कि ये चल क्या रहा है भाई। उनका कहना है कि आपने 7.5% की लिमिट हटा दी जो सेक्शन 182 में लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट के। इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज पे ये लिमिट नहीं है, अब पॉलिटिकल पार्टीज इससे ज्यादा कितना भी दे सकती हैं। अब कितना भी तो मतलब यह है कि जो उनके लिए सस्टेनेबल हो भाई। लेकिन अल्टीमेटली इससे आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो कंपनीज हैं उनके बीच की साठगांठ जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इससे इन्वेस्टर को भी नुकसान है और पॉलिसीज अगर इनके फेवर में होंगी तो भाई काफी सारे लोगों को नुकसान है, राइट। टैक्स में ट्वीक करा जा सकता है जिससे फायदा कंपनी को हो जाए, राइट। प्लस ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग जिसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, तो यहां की ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि यार उसके तो एक खिलाफ है। पता ही नहीं लग पा रहा कि एक्चुअली किसने फंडिंग करी थी पॉलिटिकल पार्टी को, राइट। तो आप कहोगे सर पता करना क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो फंडिंग है कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बता तो नहीं कि देखो ऑनलाइन तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा आया। एक्चुअली बात यह है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, आपको लगता है क्या कि चुनाव में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सारा का सारा ब्यौरा एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज देती ही हैं? भाई साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो लगा रखा है 75 लाख की लिमिट। लग रहा है आपको 75 लाख रुपए खर्च करते हैं ये इलेक्शन में। जैसे आपका एमएलए के इलेक्शन के लिए लिमिट है, एमपी के इलेक्शन के लिए लिमिट है। लेकिन आप सबको पता है इन लिमिट्स को साइडलाइन कर देते हैं और कैश में बहुत कुछ खर्च होता है, राइट। तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ पर, राइट। वोट्स ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब आप कहोगे इसमें क्या है? देखिए ये सबसे कोर पॉइंट है आज की इस जजमेंट का। कोर्ट ने कहा कि यार सेक्शन 19 मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हम सबको। तो आप कहोगे यार इलेक्टोरल बॉन्ड से इसका क्या लेना देना है? यहां पर यही बात जो एडवोकेट प्रशांत भूषण उन्होंने रखी, यार सुप्रीम कोर्ट आपने कहा था कि यार एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एक फंडामेंटल राइट है और एक्सप्रेशन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो, जब आपके पास सही जानकारी हो। ऑल ऑफ अस शुड बी थैंकफुल टू दिस पर्टिकुलर एनजीओ, टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर भूषण, क्योंकि इसी के प्रयास थे और यही लॉजिक था सुप्रीम कोर्ट का जिसकी वजह से आप और हमें आज MLA और MP के इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट का ब्यौरा पहले ही पता लग जाता है। याद है आपको कि भाई इसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस हैं, कितनी प्रॉपर्टी है इनके स्पाउसेस की। पिछले चुनाव में इन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें इनकी संपत्ति मात्र 2 करोड़ थी, अब पता नहीं कुछ जादू हो गया 5 साल में 150 करोड़ हो गई। तो ये जो ब्यौरा आप डिफरेंस देख पाते हो, क्वेश्चन कर पाते हो, ये इस वजह से कर पाते हो क्योंकि ADR जैसी संस्थाओं ने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया और हम डेमोक्रेसी में हैं, तो यार पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए कैंडिडेट की। हम वोट करने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि यार इस बंदे की हकीकत है क्या। अब हकीकत तो पता करना बहुत मतलब आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो, क्रिमिनल केस, एजुकेशन, स्पाउसेस, एसेट सब कुछ पता तो हो। तो इसी केस से हो पाया था। अब इसी आर्गुमेंट में नया आर्गुमेंट जुड़ा। इसी में कहा गया कि अगर आपने पहले ही कहा था कि यार पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन, तो एक तरीके से यहां पर इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग भी तो होनी चाहिए। इफ वी नो दैट दिस पर्टिकुलर पार्टी हैज गॉट दिस मच फंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप, तो कम से कम अब जनता ज्यादा विजिलेंट होगी कि जरा देखते हैं कौन से रूल्स को बदला जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, कौन से टेंडर्स को ट्वीक किया जाता है, कौन सी लैंड पॉलिसी को ट्वीक किया जाता है। तो ऐसे में देश को होने वाले नुकसान को, हमारे देश के रिजर्व्स को जनता के फेवर में रखा जा सकता है अगर सरकार इस इंटरप्रिटेशन को माने कि यार फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पता हो कि किस कॉर्पोरेट ग्रुप से कितना पैसा गया है। लेकिन अब जो लिटिगेंट थे गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे करा दोगे आप, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी तो है। उन्होंने कहा आप आर्टिकल 19 कर रहे हो। लुक एट आर्टिकल 21 केस पुट्टुस्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड राइट टू प्राइवेसी, यानी कि एक पॉलिटिकल डोनर की अपनी प्राइवेसी भी होती है। हाउ कैन यू रिलीज कि इसने मुझे इतना फंडिंग दिया, ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैठो, आएंगे आर्टिकल 21 पे, बताएंगे तुम्हें उसमें आर्टिकल 21 का क्या करेंगे हम, राइट टू प्राइवेसी क्या होती है, पॉलिटिकल फंडिंग में लगेगी कि नहीं लगेगी, अभी बताएंगे और मैं भी आपको अभी बताऊंगा। जरा आगे बढ़ते हैं।
तो एक तो ये कहा कि इस वजह से ज़रूरी है भाई एक्सप्रेशन के लिए चाहिए नॉलेज यानी कि अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग पता होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा 73% 71% कह रहे हैं पता ही नहीं जी कहाँ से आ रहा है पैसा। बैकडोर लॉबिंग, अब ये जो है कंपनी है, ये कंपनी पैसा दिए जा रही है राइट, किसको? गवर्नमेंट को, ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, सॉरी, तो पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी फिर इस कंपनी के फेवर में फैसले ले रही है जिससे बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है राइट, यानी कि फेयरनेस नहीं होगी राइट, रेशनैलिटी का नुकसान हो सकता है। और बाकी ये जो लोग हैं जो इस कंपनी को उठाए हुए हैं, ये हैं इस कंपनी के इन्वेस्टर, शेयर धारक, इनको भी ज़्यादा कुछ हवा है नहीं कि कंपनी क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रही है, ये सब गेम चल रहा है। तो ये बैकडोर लॉबिंग का अपना रिस्क है, इन्वेस्टर के लिए भी अपना रिस्क है, इन लोगों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। ये लॉजिक कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी फंडिंग दे रही है तो वो केवल देश की भलाई चाहे ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कंपनी क्विड प्रो को कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्विड प्रो को इज द वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। क्विड प्रो को का मतलब होता है कि अगर हम इस हाथ पैसे दे रहे हैं तो उस हाथ फायदा ले रहे हैं, सीधी बात, इस तरीके से काम हो रहा है। लिमिटेड एनोनिमिटी, कहा एनोनिमिटी आप कह रहे हो कि पता नहीं लगेगा किसने फंडिंग करी, कैसी बात कर रहे हो? इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास तो है और एसबीआई अंडर यूनियन गवर्नमेंट तो है, तो ऐसा आप कैसे? तो ये एक तरीके से ये तो सेलेक्टिव एनोनिमिटी वाली बात हो गई, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट पता लगा सकती है एसबीआई से कि जरा डेटा बताओ कि कौन कौन से इलेक्ट्रल बॉन्ड किस किस अकाउंट से आए हैं। तो अपने पास जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, नाम नहीं है लेकिन पैसा तो है, कौन से इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना पैसा है वो तो है। तो ऐसे में जो खाता है एसबीआई में उस पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसके बारे में भी वो पता लगा सकते हैं। ऐसा मतलब एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात की कि हमें कोई ऐसा प्रोसेस रखना ही नहीं चाहिए जिससे कि सेलेक्टिव एनोनिमिटी हो, गवर्नमेंट को पता लगे कि अच्छा इसको इतना गया है, उसको इतना नहीं गया है, या उसने हमें नहीं दिया उसको दिया। ऐसा जो है यू कैन से पॉसिबिलिटी इसमें भी बनी हुई है। तो पूरी तरह एनोनिमिटी तो है नहीं, सीधी बात। मिसलीडिंग नेचर ऑफ बॉन्ड, आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनाव के लिए बॉन्ड को कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड राइट। लेकिन क्या जरूरी है चुनाव के लिए पैसा खर्च हो रहा है? जरूरी नहीं है। चुनाव के अलावा बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च हो, जैसे कि जो मेन फंक्शनरीज हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो कुछ लग्जरीज में जी रहे हैं, चार्टर में जा रहे हैं, इधर से उधर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बियॉन्ड दिस भी कई जगह कुछ कुछ कर सकती है राइट। क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ हो सकता है। जब आपको पता नहीं, ये कुछ लिमिट नहीं लगा रखी कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो सकता है, तो बहुत जगह पैसा खर्च हो सकता है कि नहीं? तो मिसलीडिंग है। इलेक्शन कमीशन के अपने व्यू थे, उनका कहना देखो हमें ना इलेक्ट्रल बॉन्ड एज अ कॉन्सेप्ट से इतनी दिक्कत नहीं है, हमें दर्द तब हुआ जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बात की गई और हमने एसबीआई से कहा जरा हमें डेटा दो, तो एसबीआई ने कहा दे नहीं सकते। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी दी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, हम डेटा मांग रहे, हमें मना कर दिया। गजब बेइज्जती है तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बड़ा खुश होगा कम से कम, क्योंकि ऑर्डर आया ना कि एसबीआई चुपचाप डेटा दो। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मिलेगा। अब एक और इशू ये 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वाला राइट। तो ये तो मैंने आपको बताया राइट, कहा कि वोटिंग से पहले जनता को चाहिए जानकारी किसने दिया है, कितना फंडिंग, किसको दिया है फंडिंग, जिससे जनता को भी पता रहे कि ये रूलिंग पार्टी क्या इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के फेवर में आकर आम जनता का नुकसान तो नहीं करेगी राइट। ये लॉजिक दिया गया। दूसरा कहा गया कि आप कह रहे हो कि इससे ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है पॉलिटिक्स में वो कम होगा, लेकिन यहां पर कहा गया क्या गारंटी है? सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात ब्लैक मनी का सर्कुलेशन मान लो लेजिटिमेट है भी, कम होगा। चलो भाई आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को प्रमोट कर रहे हो और इसकी वजह से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आ रहा है क्योंकि कंपनीज को एक रूट मिल गया है, ठीक है, लेट्स कंसिडर इट एज अ रेशनल। यही बात हमारे सीजीआई ने कही। लेकिन इसकी वजह से आप जानकारी नहीं दोगे कि आपको कितना पैसा किस पर्सन ने दिया, किस कंपनी ने दिया। ये तो आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का हनन कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जरूरी है फॉर राइट चॉइस बाय इंडियन सिटीजन। तो डेमोक्रेसी का बेस है कि उसको अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कैंडिडेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आप कह रहे हो जानकारी इस वजह से नहीं दोगे क्योंकि एक्चुअली जिससे एक एनोनिमिटी बनी रहे और ब्लैक मनी ना आए। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर मुझे लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आपने ब्रेक किया। अब आप कहोगे ये क्या? तो ये वो कह रहे हैं
कि भाई उतने ही हद तक आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई ये जानकारी हम नहीं देंगे, एसबीआई ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देगी, एसबीआई ये जानकारी, ये तभी आप कर सकते हो अगर उससे कुछ वास्तविकता में उस प्रोपोर्शन में फायदा हो भी रहा हो, और ऐसा कोई फायदा इतना हो रहा है इसका कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ है नहीं, ये बात कह दी इन्होंने। तो अब जो लिटिगेंट थे तुषार मेहता जिन्होंने कहा नहीं 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 सर, फायदा तो हो रहा है, ये आप आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहे हैं सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये 21 के खिलाफ हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा, मेरे जो भी कंपनीज हैं जिन्होंने फंडिंग दी है पॉलिटिकल पार्टीज को, आप उनका भेद खोलने को कह रहे हो, तो प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं बस 3 ही पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, 3 ही पॉइंट दिए उन्होंने कहा 3 पॉइंट में समझ जाना बात को। पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने कहा देखो पहला टेस्ट तो ये है कि जो आपने किया इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाए तो कौन कौन से लॉ से लाए, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो। पता लगा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाने के लिए आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया, एफसीआरए में अमेंडमेंट किया, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया, वो एग्जाम्पशंस देने के लिए जिससे प्रमोट हो राइट इलेक्ट्रल फंडिंग, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग। तो एक तो पता लग गया इतने सारों में आपने अमेंडमेंट किया। तो चलो अब समझते हैं कि जो जो अमेंडमेंट किया उसका क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जैसे कि कंपनी एक्ट में आपको बताया सेक्शन 182, 7.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, दिस वाज द स्लैब, दिस स्लैब वाज रिमूव्ड, तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हो, क्रोनी कैपिटलिज्म हो सकता है भाई साहब, राइट। दूसरा चेक करते हैं कि इससे लेजिटिमेट स्टेट को क्या फायदा हुआ, यानी कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में इससे क्या हुआ, मतलब व्हाट इंटरेस्ट गवर्नमेंट हैज गॉट आउट ऑफ इट, मतलब क्या फायदा हुआ, इसको एसेस करते हैं। तो डू यू हैव सम डेटा टू स्टैब्लिश इट कि हाँ देखो अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पास ना कैश कम हो गया ना, अब ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, राइट। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू होता है और बस इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता नहीं लग पाता कि किसने पैसा दिया है, किसको पैसा दिया है, और जिसको मिलना होता है उसको मिलता रहता है, बाकी सब कुछ ठीक है, वैसे तो ट्रांसपेरेंसी है जी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है मतलब हम ही नहीं समझ पा रहे ट्रांसपेरेंसी कैसे है, या फिर मतलब ट्रांसपेरेंसी वहां है नहीं, आप समझा नहीं पा रहे। तो कुल मिला के इस वाले पॉइंट पर उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी एज अ बेसिस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम दिस स्कीम एज ऑफ नाउ। जो कोर ऑब्जेक्टिव था आपका कि इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं पता लग रहा कहाँ से किसको कितना फंड जा रहा है, आम जनता को नहीं पता लग रहा। तो किस बात की ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हो? केवल सरकार को पता लग रहा है, एसबीआई को पता लग रहा है, इस बात की है, और सरकार को सेलेक्टिवली पता लग रहा है किसने किसको कितना दिया, और उसकी वजह से सरकार भी एक्शन ले सकती है उन कंपनियों पे, ये ट्रांसपेरेंसी है? ये जवाब मतलब पॉइंट उठा। उन्होंने कहा कि आप लेस रेस्ट्रिक्टिव मेथड यूज करो, 20,000 की कैप लगा दी कि भाई 20,000 तक आपका कैश हो सकता है, एनोनिमस हो सकता है, उसके ऊपर जितना भी होगा उसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले तक ये 20,000 वाला जो क्राइटेरिया ये यूज होता था। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी ऑफिस में गए, आपने 19,500 रुपये दिए, तो इस अकाउंट की कोई आपकी डिटेल नहीं ली जाएगी, एनोनिमस होगा। लेकिन अगर आपने 20,001 रुपया दिया तो ऐसे में आपकी डिटेल दर्ज करेगी पॉलिटिकल पार्टी। तो कितने सारे जो लोग हैं वो 19,999 इस तरीके से अपनी फंडिंग करते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो काफ़ी कम्बरसम होता था मैनेज करना, वो भी अपने आप में रेस्ट्रिक्टिव थी, खुलकर प्यार आ नहीं पा रहा था, प्यार समझ रहे हैं पैसा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ने तो इसके मतलब इसका एक अल्टरनेटिव निकाल दिया, राइट, कि एनोनिमिटी भी बनी रहेगी और आप खुलकर दो। पहले 20,000 से नीचे दोगे तभी एनोनिमिटी बनी रहेगी, तभी आपका नाम हम दर्ज नहीं करेंगे रिकॉर्ड में। अब आप खुलकर दो, कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ कितने भी 1 करोड़ के बॉन्ड लेकर आप हमें दे दो, आपका नाम हम अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देंगे। तो ये कर दिया था इन्होंने, राइट। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा तो क्लियर कट राइट टू इन्फॉर्मेशन को कर्ब कर दिया आपने, राइट। रही बात प्राइवेसी की, तो उन्होंने कहा देखो प्राइवेसी, आप ये देखो कि आप कह रहे हो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे क्योंकि जो उनके डोनर है ना, उनकी चिंता है उन्हें, इन डोनर्स की आइडेंटिटी रिलीज नहीं होनी चाहिए, कहीं दूसरी पार्टी इनका शोषण कर ले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो 2 ही कारणों से आपकी फंडिंग होती है, राइट। इसके आगे बताता हूँ 2 ही कारणों से। एक तो होता है आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हो, आपको लगता है विजन में सपोर्ट करना चाह रहे हो। दूसरा है ये
क्विड प्रो को, आप इसके बदले कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हो, राइट? और ज्यादातर जो फंडिंग कॉर्पोरेट कर रहा है वो ह्यूज सम दे रहा है, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, इतना फंडिंग दे रहा है। चुनाव से जस्ट पहले दे रहा है बहुत ज्यादा फंडिंग। उसको लग रहा है अब मुझे चुनाव का माहौल पता लग गया, हवा इस पार्टी की है, ये पार्टी सरकार बनाएगी, और पहले से ही सेट हो जाती है कंडीशंस नेताओं के साथ कि देखो हमारे लिए ना ये टेंडर ओपन होने चाहिए, ये पॉलिसीज में चेंज होना चाहिए। तो ये जो 200 करोड़ 300 करोड़ ने दान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, और इन्वेस्टमेंट का फायदा जब उन्हीं को मिलेगा तो आम पब्लिक के लिए जो फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मार्केट में फेयरनेस और टैक्स पॉलिसी में चेंज से अगर वो अपना रेवेन्यू और ज़्यादा सेव कर लें, जो टैक्स जाना था वो टैक्स उन्होंने बचा लिया, जो टैक्स पब्लिक के मतलब अगर वो फंड में जाता, उससे बजट आता, सरकार खर्च कर पाती, तो वो पैसा वहाँ पे उन्होंने सेव कर लिया, यहाँ पर देकर पॉलिटिकल पार्टी को। तो इस तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आप ये राइट टू प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस बात पर मतलब लोग सोच नहीं पा रहे थे ऐसा हो सकता है क्या। तो दिस वॉज द यू कैन से मोस्ट सरप्राइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टुडेज जजमेंट, राइट? तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। कहा कि अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो आप कंपनी से करा रहे हैं ये खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई साहब। यानी कि वो जो कंपनी एक्ट में आपने अमेंडमेंट कर दिया ना और कहते हैं कितनी भी फंडिंग अलाउ है, ठीक नहीं है ये बात, राइट? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इंटेंट और एक्शन, इकोनॉमी में फेयर प्रैक्टिसेस का वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है इस एफर्ट से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दिस इशू। आपका क्या मानना है आप, और हो सकता है आपके कुछ एडिशनल इसमें कुछ ओपिनियंस हो, तो यू कैन शेयर इन कमेंट्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जामिन द इश्यूज एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, तो वन ऑफ द लिटिगेंट जो CPIM थी, तो उनके जो वकील है उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन मुझे लगता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस कानून की वजह से कुछ विशेष पार्टियों को ही फायदा होगा, कुछ विशेष लोगों को फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा। ये रेशनैलिटी, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट पे सही नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन करके हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ शुड बी सुप्रीम, बट लॉ शुड बी रेशनल, लॉ शुड बी फेयर, राइट? लॉजिकल होना चाहिए कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हो देखो ये तुम्हें वाइट दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, इसको मैं बदल दूं, वाइट अच्छा नहीं लगता, इसको हम बदल देते हैं, झुगली 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 झुस, वाइट को हमने बदल दिया है। आप कह रहे हो नहीं यार ये तो अभी भी वाइट है। तो मतलब जो कह रहे हैं कि आप चाहते हो ना ट्रांसपेरेंसी आ जाए, लो ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं, आगे ट्रांसपेरेंसी, आप कह रहे हो नहीं ये तो अभी वाइट है। तो कह रहे हैं नहीं यार ये एक्चुअली ऑफ वाइट हो गया, अब तुम्हें पता नहीं लग पा रहा है, कुछ लाइट का इशू होगा, तुम इस पर ध्यान दो ना यार। तो आपकी अटेंशन दूसरी तरफ, और हकीकत नॉन ट्रांसपेरेंसी तो नॉन ट्रांसपेरेंसी, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से लगती है, राइट? इस वीडियो से किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेशन चल रही थी, अलग अलग पक्षों की जो बातें थी, वो आपसे शेयर करती हैं, राइट? ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद,